हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने परावर्तन से जुड़े जितनी भी थियरी थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में परावर्तन से जुड़े जितने भी आंकिक प्रश्न होते हैं उन सबको हल करने की कोशिश करते हैं। कुछ सवालों का अभ्यास हम यहाँ करेंगे, कुछ सवाल आपको होमवर्क में मिलेंगे जिनकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो उनके डाउट भी हम आप लोगों के क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है 2 मीटर ऊंचाई का एक व्यक्ति है, 2 मीटर ऊंचाई का एक व्यक्ति है, समतल दर्पण के सामने खड़ा है। दर्पण की न्यूनतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ताकि वह अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देख सके। इसका जवाब पहले से पता होगा, लेकिन इसका जवाब निकल के कैसे आता है उसे डिराइव करने के लिए क्वेश्चन यहां पर लिया गया है। तो 2 मीटर ऊंचाई का अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसके लिए 1 मीटर दर्पण चाहिए होगा। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दर्पण की 1 मीटर होनी चाहिए जिससे वो पूरा पूर्ण प्रतिबिंब देख पाएगा दर्पण में। लेकिन ये तो सवाल हम लोगों को पहले से पता, उससे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसे डिराइव करना हो तो कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो यहां पर एक दर्पण बना दिया गया है, समतल दर्पण है, ठीक है। ये समतल दर्पण बन गया, ये समतल दर्पण हो गया है। इधर के साइड में इसमें पेंट है, समतल दर्पण हो गया। इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा किया जाता है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है मान लेते हैं खड़ा हुआ है यहां पर, ऐसा कुछ है, ये व्यक्ति है। अब हमें ये देखना है कि जो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा इस व्यक्ति का, इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब बनाना तो हम लोगों ने समतल दर्पण से सीखा ही था। कैसे? यहां पर जो किनारे वाली किरणें हैं, ये किरण है, ये टकराए यहां से, ठीक है, यहां से टकराएंगी, ये टकराई यहां से, ये यहां से जाएगी, यहां टकराएगी, ऐसा होगा इसके साथ, ये यहां पर टकरा रही है। अगर यहां पर हम लोग लाइनें ड्रॉ करें, जैसे यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, अभिलंब तो खींचना पड़ेगा, यहां पर एक अभिलंब खींच दिया गया, ये कुछ ऐसा अभिलंब खींच दिया गया है, ये अभिलंब हो गया। तो यहां पर ये व्यक्ति था और ये अभिलंब खींचा गया। मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई के साथ में हम दूरी निकालनी है, ऊंचाई कितनी होगी। तो अगर हम इस दूरी को x मान लेते हैं और साथ ही जो ये प्रकाश किरणें आएंगी वो इसकी आंख पर पड़नी चाहिए। तो अगर इसकी आंख पर प्रकाश किरणें आकर के गिरेंगी तो वो कैसे गिरेंगी? कुछ इस तरह से, यहां से प्रकाश किरणें आएंगी, मान लेते हैं इसकी आंख पर यहां कहीं गिर रही हैं, यहां दूसरी से प्रकाश किरण यहां पर आकर के गिरेगी, कुछ ऐसा होगा। तो ये प्रकाश किरण इधर से गई, टकरा के इधर आई, ये इधर से गई, टकरा करके इधर आई, अब यहां पर गिरेंगी। तो अगर ये x दूरी होगी तो यहां पर भी ये x दूरी होगी, क्योंकि ये आपतन कोण होगा और ये परावर्तन कोण होगा, दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये θ1 है तो इधर वाला कोण भी θ1 रहेगा। और इधर बात किया जाए, ये आपतन कोण होगा, θ2 है तो ये वाला परावर्तन कोण भी θ2 रहेगा, क्योंकि परावर्तन के नियम तो लागू होंगे। तो अगर ये x हो गया, ये x हो गया। अब अगर यहां पर एक लाइन ड्रॉ की जाए सीधी, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि अगर ये x है तो सामने यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बनेगी वो कितनी बनेगी? x बनेगी। और फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इधर को y मान लिया जाए तो अगर ये y होगा तो इधर वाली डिस्टेंस भी y बन जाएगी, ठीक है, ये y बन जाएगी। तो अगर ये y हो गया तो ये सामने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? y। तो यहां पर जो दर्पण होगा उस दर्पण की लंबाई कितनी निकल के आ रही है? दैट इज x प्लस वाई। और यहां पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ उसकी ऊंचाई देखा जाए तो ये 2x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2y, और इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। मान लेते हैं कि x प्लस वाई किसके बराबर है? h के बराबर है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। तो ये दूरी तो हो जाएगी 2h। ये क्या है? व्यक्ति की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है ये, तो वो तो हो जाएगी 2h। और ये हो जाएगी दर्पण की ऊंचाई, तो यहां पर हम लिख लेंगे दर्पण की ऊंचाई। तो दर्पण की ऊंचाई कितनी निकल के आएगी? दैट विल बी h। तो अगर 2h हाइट का व्यक्ति है, सामने खड़ा हुआ है समतल दर्पण के, तो h हाइट का हमें दर्पण चाहिए जिससे वो अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख पाएगा। करेंगे कैसे? उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। तो 2 मीटर का है तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि 2 मीटर व्यक्ति की ऊंचाई, ऐसे लिखेंगे। तो व्यक्ति की ऊंचाई कितनी दे रखी है? तो ये है 2 मीटर। तो यहां पर लिखेंगे आवश्यक दर्पण की ऊंचाई, दर्पण मतलब समतल दर्पण की ऊंचाई से है, तो समतल दर्पण की ऊंचाई क्या लिखी जा सकती है? ये लिखी जाएगी 1 मीटर। तो इस तरह से दे सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समतल दर्पण से रिलेटेड था। कोई भी क्वेश्चन बनेगा जरूर इसका जवाब लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहां पर
एक व्यक्ति जो एक दीवार तथा एक समतल दर्पण के मध्य खड़ा है। ये भी क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, इसको हम रिजल्ट जो होता है वैसे तो याद रख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डिराइव कर लेंगे। यहां पर ये हो गया कोई दीवार है मान लेते हैं, और सामने एक समतल दर्पण है। यहां पर समतल दर्पण रखा गया सामने कोई, ये समतल दर्पण हो गया। इधर पेंट कर लेते हैं हम लोग, ये समतल दर्पण हो गया। एक व्यक्ति जो इनके बीचों बीच में खड़ा है, इनके मध्य खड़ा है, मतलब अगर हम लोग एक व्यक्ति को यहां कहीं पर खड़ा करते हैं, मान लेते हैं वो यहां कहीं पर खड़ा, उसकी आंख यहां कहीं पर है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है, वो व्यक्ति है। तो अगर यहां से एक्सट्रीम रेस, सबसे किनारे वाली किरणों को गिराया जाता है, ये प्रकाश किरण यहां जाके गिरेगी, ठीक है, यहां जाके गिरेगी, और दूसरी प्रकाश किरण यहां से चलेगी, यहां पर जाकर के गिरेगी, और ये टकराने के बाद आदमी की आंखों तक जानी चाहिए, तो इस व्यक्ति की आंखों तक अगर पहुंचेंगी तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। ये कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा कुछ, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होगी। यहां पर ये क्या है, तो ये दीवार है, यहां पर ये क्या है, दर्पण है, समतल दर्पण है, और यहां पर जहां पर ये डॉट लगाया गया है, यहां मान लेते हैं व्यक्ति की आंखें हैं। इस दीवार के पूरे प्रतिबिंब को इस दर्पण में देखना चाहता है, तो सबसे किनारे वाली किरणें अगर आकर के इसकी आंखों पर पड़ेंगी तो पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। तो काम करते हैं हम लोग, ज्योमेट्री लगाते हैं, क्योंकि पढ़ा ही था रे ऑप्टिक्स है, ज्यामिति की सहायता से हम प्रकाश की जो परिघटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी गई। अब इस लाइन को देखते हैं और समझते हैं कि अगर यहां पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी जाए कुछ इस तरह की, ये कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए, ये लाइन ड्रॉ कर दी गई। अब इस लाइन को हम लोग देखते हैं ध्यान से और इससे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहां पर अभिलंब खींचना है हमें, तो अभिलंब कहां से खींचा जाएगा, तो ये होगा अभिलंब इसका, और ये होगा इसका अभिलंब। कुछ इस तरह से अभिलंब खींचे जा सकते हैं समतल दर्पण के ऊपर। तो ये अभिलंब खींच दिया गया, ये अभिलंब हो गया। अब यहां से देखेंगे, ये लाइन ऐसे आ ही रही है, तो इधर से आएंगी, टकराएंगी, किरणें आएंगी, तो इधर ये वाला कोड इस कोड के बराबर होने वाला है। छोटा बड़ा दिख रहे होंगे लेकिन ये बराबर होंगे, परावर्तन का नियम लागू हो रहा होगा। ये एक प्रकाश किरण इधर जाएंगी, टकरा के इधर जाएंगी। अब समझते हैं कि अगर इधर वाली दूरी को x लिख देते हैं तो ये वाली दूरी x बन जाएगी, ऑब्वियस अभी हम लिख सकते हैं। तो अगर ये x बन जाएगा तो ये x हो गया, और इधर वाले को अगर हम y लिख देते हैं तो ये दूरी y लिखी जा सकती है। ऐसा लिख पाएंगे हम लोग, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। लेकिन अब यहां से एक बात और लिखनी चाहते हैं कि कितनी लिखी जा सकती है। तो ये x लिखा गया है, ये x लिखा गया है। इस त्रिभुज को देखते हैं, तो त्रिभुज को देखेंगे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, मान लेते हैं वो d है, तो इधर से इधर तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, d हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहां पर हम क्लास 10th की थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। यहां पर कैसे लगाते थे थेल्स प्रमेय, तो कुछ इस तरह से लगाते थे। ऐसा होता था, ये a होता था, ये b होता था, c, ये d होगा, ये e होगा। तो अगर ये लाइन इसके समांतर होती तो इसको समान अनुपात में काटती थी, तो समान अनुपात तो यहां पहले से दिया गया, क्योंकि दूरियां तो बराबर बराबर हैं, तो दूरियां बराबर बराबर होंगी। तो अगर ये x होगा तो इसे हम 2x लिखते हैं, और अगर हम बात करें यहां पर ये y होगा तो इसे हम 2y लिख सकते हैं। ऐसा लिख पाएंगे, बोलो, बिल्कुल सही है। यहां से यहां तक ये x है तो ये x हो जाएगा, क्योंकि समांतर किरणें हैं। तो मतलब ये जो अभिलंब खींचे गए समांतर, इस लाइन के समांतर ये अभिलंब, अगर ये y है तो ये y लिखा जा सकता है। इधर वाले टोटल को ऐड कर लिया जाए तो ये बन जाएगा 2x प्लस x प्लस y प्लस 2y। तो यहां से निकल के आ रहा है 3x प्लस y। और अगर हम फिर से मान लेते हैं 3, ये मान लेते हैं x प्लस वाई h है, तो 3h हो गई किसकी, दीवार की ऊंचाई। और यहां पर देखें तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये y हो जाएगा। तो यहां समतल दर्पण की ऊंचाई जो निकल के आ रही है x प्लस वाई निकल के आ रही है। तो याद रखेंगे अब इस क्वेश्चन का जवाब कि अगर h ऊंचाई की दीवार है और उस दीवार को कोई व्यक्ति उन दोनों के बीच में खड़ा हो रहा है, कहां खड़ा हो रहा है, तो समतल दर्पण और उस दीवार के मध्य अगर खड़ा होकर देखता है, ऑब्वियस है दीवार पीछे रहनी चाहिए, तो जो ऊंचाई निकल के आती समतल दर्पण की जो आवश्यक ऊंचाई होती है, अगर इसे 3h रखा जाएगा तो ये h होगा, या इसे h रखेंगे तो h/3 निकल के आएगा। तो यहां कह रहे हैं कि दर्पण की लंबाई बताइए, तो दर्पण की लंबाई कितनी होगी, तो अगर व्यक्ति की दीवार की लंबाई को हम 3h लिख लेते हैं तो जो आवश्यक दर्पण की लंबाई होती है वो h लिखी जाती है, मतलब 3 गुना का अंतर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने जो भी पढ़ा कि अगर समतल दर्पण होगा तो 1 मीटर का अगर व्यक्ति है, अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है किसी दर्पण के अंदर, तो उसे
आधे मीटर का दर्पण चाहिए। 1 मीटर का अगर वो खुद होगा तो आधे मीटर का दर्पण चाहिए होगा। और यहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर h ऊंचाई की दीवार है और उसके सामने एक समतल दर्पण लगा है, हम बीचों बीच से देख रहे हैं बिल्कुल मध्य में खड़े होकर के, तो जितनी ऊंचाई की दीवार होगी उससे 1/3 ऊंचाई का हमें दर्पण चाहिए होगा उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितने क्वेश्चन है वो एक कॉन्सेप्ट है, इन्हें याद रखेंगे, ठीक है, एज इट इज, कि अगर ये h है तो ये h/3 होगा। यहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर ये h होता है तो ये h/2 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बिंदु वस्तु O जो समतल दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए चित्रानुसार रखी गई है। यदि OO' 2 मीटर हो, 2 मीटर दिया गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? तो हम लोगों को पता है कि प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण से, जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है? तो ये लंबवत दूरी हम लोग लिखते हैं, ये लंबवत दूरी लिखी जाती है। तो ये लंबवत दूरी अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं? यहां पर वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब यहां कहीं पर बन रहा है, ये OO' है, मान लेते हैं ये O" है, ठीक। अब हम लोगों को पता है दर्पण से जो लंबवत दूरी होती है वो तो फिक्स रहती है, तो अगर ये 2 मीटर होगा, ये 30 होगा, तो इसे लिख सकते हैं 2 sin 30। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनेगा, sin 30 लगा लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 2 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 1 मीटर। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 मीटर के बराबर आएगी। इसका मतलब है दर्पण से जो लंबवत दूरी O की वो 1 मीटर है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहां से यहां 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। और अगर यहां से पूछा जाए तो कितना बनेगा, तो यहां से दूरी वैसे लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा तो पूछा नहीं, उन्होंने कहा प्रतिबिंब की स्थिति बताओ दर्पण से, तो दर्पण से 1 मीटर दूर नीचे की तरफ बन रहा होगा। तो इस तरह से इसे हम लगा पाएंगे। ध्यान ये रखेंगे, दर्पण चाहे ऐसा रखा गया हो, दर्पण चाहे ऐसा रखा गया हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या है? लंबवत दूरी चाहिए होती है। जैसे यहां पर अगर वस्तु है तो इस वस्तु की यहां से अगर हमें दूरी पता होगी तो ये वाली ये दूरी हम निकाल पाएंगे। अगर ये x है तो ये x पर बनेगा प्रतिबिंब, यहां पर भी ऐसा ही है, ये लंबवत दूरी अगर हमें पता, मान लेते हैं y है, तो y डिस्टेंस पीछे इसकी इमेज बन जाएगी। तो जो लंबवत दूरी होती है उससे पता लगा सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। जितनी लंबवत दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी लंबवत दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माना एक आपतित प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित होती, कोई आपतित प्रकाश किरण जो समतल दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है, बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास समतल दर्पण, ये समतल दर्पण हो गया। इस पर आकर के आपतित हो रही कोई प्रकाश किरण, कुछ इस तरह से आकर के आपतित हो रही है, ठीक है। परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात यहां से वापस जाएगी, वापस भी जा रही है, यहां पर अभिलंब भी खींचा जाएगा, ये अभिलंब खींच दिया गया, यहां कोणाई बनेगा, इसे R लिखना चाहे R लिखे, नहीं कोणाई इसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपतित प्रकाश किरण के मार्ग में विचलन 120 डिग्री का है, मतलब प्रकाश किरण को इधर जाना चाहिए था। फार्मूला तो वैसे हम लोगों को पता है, इस प्रकाश किरण को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन विचलन हुआ है, विचलन हुआ तो हम लोगों को पता है ये विचलन होता है ना इस दिशा में, तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 120 डिग्री दे रखी है। तो वैसे लगा सकते हैं, ये यहां पर I और 120 से मिला के पूरा एंगल कितने का होना चाहिए? 180 का। तो ऐसे कह सकते हैं I 2I प्लस यहां पर बन जाएगा 120 डिग्री, बराबर में क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री। तो ये 2I बराबर कितना लिखा जा सकता है? 60 डिग्री। तो I की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 30 डिग्री निकल के आएगी। इस तरह से भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते तो विचलन का फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, 180 डिग्री माइनस 2I डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2I की वैल्यू पता नहीं, यहां पर ये 120 दे रखा है, तो 2I बराबर क्या निकल के आएगा? 60। तो I की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 30 डिग्री निकल के आएगी। तो इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो जितने भी फार्मूले हम लोगों ने निकाले थे उन सारे फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, उन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए चित्र में थीटा ज्ञात कीजिए। सवाल क्या पहले समझा देते हैं। एक आपतित प्रकाश किरण आती है जो M1 के समांतर है और M2 पर जाके टकराती है, फिर दोबारा से परावर्तन होता है, M1 पर गिरती है, M1 से परावर्तन के पश्चात जब ये जाती है तो M2 के समांतर हो जाती है, मतलब ये समांतर इसके है और ये वाली समांतर इसके है। तो बताना थीटा का मान कितना होगा। ज्योमेट्री लगाएंगे, ज्योमेट्री से निकाल लेंगे कितना होगा थीटा का मान। तो सबसे पहले यहां पर एक अभिलंब खींच लेते हैं, ये एक अभिलंब खींच लिया गया, और एक अभिलंब यहां भी खींचना पड़ेगा क्योंकि परावर्तन तो यहां भी हो रहा है। तो अगर बात किया जाए ये कोण थीटा है, ये लाइन इसके समांतर आ रही, तो ये थीटा है, तो इसको हम थीटा लिख सकते हैं। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी, संगत कोण बराबर होंगे। अगर ये थीटा लिखा जा सकता है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, या फिर इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं,
ये थीटा हो गया। अगर ये थीटा लिखा गया है तो इधर वाले की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये अभिलंब के साथ का कोण है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो इधर वाले कोण को भी हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा ये हो गया अभिलंब, ये 90 माइनस थीटा, तो अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा बन जाएगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं, ये लाइन इसके समांतर, तो अगर ये कोण थीटा होगा तो ये कोण थीटा बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बनेगा, ये भी 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये फिर से थीटा बन जाएगा। ये कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। तो अब हम लोगों को पता चला एक त्रिभुज बन रहा है जिसके तीनों कोणों का योग थीटा 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 है। तो हम ये कह सकते हैं थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 3 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। मतलब ये त्रिभुज कैसा बन रहा है, अंदर वाला जो छोटा सा त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज बनेगा। दोबारा से देख लेंगे, ये थीटा तो ये थीटा होगा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा लिख देंगे, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, आई बराबर आर, और ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90 होना चाहिए, तो अंदर वाले को थीटा होना पड़ेगा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बन जाएगा। और ये तीनों कोणों का योग 180 के बराबर जैसे करेंगे थीटा का मान निकल आएगा। उम्मीद है ये भी चीजें समझ में आएंगी, सिंपल ज्योमेट्री लग रही है, ध्यान देते रहेंगे। एक बिंदु वस्तु एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, समतल दर्पण की तरफ जा रही है, ध्यान रखेंगे। फिर कह रहे हैं दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद है कि फार्मूला याद होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। फार्मूला क्या निकल के आया था, माइनस साइन लगाया गया था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये संबंध निकल के आया था इनके अंदर। तो अगर हम लोग यहां से यूज करते हैं फार्मूला की, फार्मूला क्या निकल के आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, देखो बताना क्या है उन्होंने पूछ भी रखा है, दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग बताओ, मतलब यही वैल्यू बतानी है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये बताना है। तो यहां पर हो जाएगा, माइनस अलग कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसा लिख पाएंगे हम लोग, सापेक्षिक गति में लिख लेते हैं हम लोग ऐसा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर 0 से रुका हुआ है, तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आएगी, -5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो -5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अगर ये राइट की तरफ जाएगा तो जो यहां पर इमेज बन रही होगी, ये जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट साइड आ रही होगी विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड से इधर आएगा। एक सवाल यहां और भी हम पूछ लेते हैं कि यहां पर बताना है कि प्रतिबिंब का वेग वस्तु के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, वस्तु के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क हो गया, एक पहला होमवर्क बना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आया ही गया होगा, 5 से हम दर्पण की तरफ दौड़ेंगे तो दर्पण में प्रतिबिंब भी 5 से हमारी तरफ दौड़ेगा, लेकिन हमारे रेस्पेक्ट में कितने से दौड़ेगा वो सवाल है। दिए गए चित्र में प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करना है। ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा, दर्पण खुद 1 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, तो ये बताना है कि प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। तो हम लोगों को पता है, जो दिया गया है पहले वो नोट कर लेते हैं इस बार, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी दे रखी है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना, 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है, ये कितना है, -आई कैप मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक दे रखा है। फार्मूला हम लगाएंगे समतल दर्पण के लिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस करेंगे तो इधर लेकर के जाएं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो ये लिखा जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख सकते हैं। माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो ये दे रखा है 5 आई कैप और प्लस 2, यहां पर कितना दे रखा है, तो 2 दे रखा है, ट्वाइस लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है माइनस आई कैप, तो ये निकल के आएगा -5 -7 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक। उम्मीद है चीज समझ में आई होगी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। फार्मूला अगर नहीं पता तो फार्मूला यहां दोबारा से लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू, माइनस लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये फार्मूला काम करता है जब हम दर्पण की सतह के लंबवत गतिमान होंगे। अगर लंबवत नहीं गतिमान होते हैं, कुछ इस तरह का केस हो, ये दर्पण हो गया,
हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब इधर की तरफ जाएगा, दोनों के वेग समान आएंगे। ठीक है, ये तब लगाएंगे जब दर्पण की सतह के लंबवत हम चल रहे होंगे। ठीक है, और वो लगेगा जब दर्पण की सतह के अनुदिश चलेंगे हम। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो ये प्रतिबिंब की संख्या से संबंधित सवाल है। दो समतल दर्पण एक दूसरे से चित्रानुसार थीटा कोण पर रखे गए हैं। दोनों दर्पणों के मध्य वस्तु O के प्रतिबिंबों की संख्या बतानी है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्मॉल n जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई में थीटा। थीटा मतलब यहां 60 डिग्री लिख देंगे। ये ए पॉइंट का सोल्यूशन मान लो कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, यहां 6 निकल के आएगा। और 6 कैसा होता है, सम संख्या होती है। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या कहा था जब सम संख्या में निकल के आता है n का मान तो प्रतिबिंबों की संख्या n-1 लिखी जाती है, तो ये 5 लिखी जाएगी। ठीक, और दूसरा है 72 डिग्री और वस्तु से 40 डिग्री के कोण पर रखी गई है। तो यहां पर 72 डिग्री पर रखा गया तो यहां पर स्मॉल n की वैल्यू अगर निकाली जाए तो 360 डिवाइडेड बाय में 72 निकालेंगे। यहां पर ये हम लिख देते हैं 2 और यहां पर लिख देते हैं 1। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। कैसे, अगर हम 36 से काटेंगे, 36 दूना 72 आएगा, 36 एक कम 36, 10 ऊपर बचेगा, 2 नीचे, 5 दूनी 10 आएगा। n आया, n कैसा है, विषम है। तो n विषम होता तो इसके लिए दो अलग अलग केस हमने बताए थे कि यदि वस्तु कोणार्धक पर स्थित होती है, n विषम आता है तो एक घटा के लिखा जाता है, और अगर कोणार्धक पर स्थित नहीं होती है तो जो n की वैल्यू निकल के आती वही हमारा आंसर हो जाता है। उन्होंने कहा 40 डिग्री पर रखा गया 1 से, तो 1 से 40 पर रखेंगे तो वो 36 पर तो है नहीं, तो 36 पर नहीं तो कोणार्धक पर नहीं होगी। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब, उनकी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी लिखी जाएगी, वो डायरेक्ट 5 लिखी जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां पर दूसरा है क्वेश्चन सी पार्ट। यहां पर एक अगला होमवर्क बन रहा है। वस्तु में के लिए थीटा की वैल्यू 72 डिग्री, वस्तु यहां वस्तु से कह रहे 72 डिग्री और वस्तु से यहां पर जो m1 होगा मान लेते हैं m1 से 36 डिग्री पर रखी गई हो तो 36 डिग्री पर रखी गई हो वस्तु, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। अब बाइसेक्टर पर चली गई है तो बताना है कितना होगा, एक घटा के लिखेंगे। आपकी बार में क्या आएगा, 5 नहीं 4 आएगा आंसर। ठीक, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन यहां और, वैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था, क्वेश्चन को क्या कैसे किया गया था, तो क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था कि अगर एक दर्पण है, यहां पर एक दर्पण है 90 डिग्री पर रखे गए हैं, वस्तु यहां पर इनके बीच में कहीं रखी जाती, मान लेते ये वस्तु रखी जाती है, तो इनसे जो प्रतिबिंबों की संख्या हो निकल के आती है वो 3 निकल के आती है। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इस दर्पण से यहां बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण से यहां बनेगा O। ठीक है, इस तरह से ये मान लेते हैं O है तो ये O1 है, ये O2 है क्योंकि ये M2 है और ये M1 है। ठीक है, अब इनके भी प्रतिबिंब बनेंगे। तो अगर इस दर्पण को आगे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो जितनी दूरी पर ये वस्तु होगी उतनी दूरी पर यहां पीछे प्रतिबिंब बनेगा। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो इसका भी प्रतिबिंब जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर नीचे बनेगा। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का प्रतिबिंब जो बनेगा वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर गया। बनेंगे तो 4, लेकिन जो चौथा होगा तीसरे के ऊपर ही बन जाएगा तो एक इमेज काउंट की जाएगी, एक ही प्रतिबिंब गिना जाएगा। इसीलिए यहां पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो बनते तो 4 हैं, लेकिन जो संख्या लिखी जाती है वो 3, क्योंकि यहां चौथा जो प्रतिबिंब होता तीसरे के साथ में संपाती हो जाता है। इनके प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए एक और मेथड हम लोग यूज करते हैं जिसे सर्कुलर मेथड कहा जाता है। जितने कोण पर वस्तु दी गई हो, जैसे यहां पर ये 2 समतल दर्पण बनाए गए हैं, कुछ इस तरह से झुके हुए हैं, यहां पर एक वस्तु रखी गई है, ये O है, मान लेते हैं यहां से 30 डिग्री पर रखी गई है, इधर से रखी गई है 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर है, दिख नहीं रहे, मान लेते 90 पर है, और यहां 30 से 60 पर रखी गई। प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है तो दोनों के बीच का जो कोण हो यहां लिख दो, 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब क्या करना है, दर्पणों के बीच जो टोटल कोण होगा, तो दर्पणों के बीच जो कोण है वो कितना, 90 है, 90 जोड़ो इनमें, 90 जोड़ के इधर लिखेंगे तो 120 बन जाएगा, इसमें 90 जोड़ के लिखेंगे तो ये 150 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके आगे फिर 90 जोड़ेंगे 180 क्रॉस हो जाएगा, तो जब 180 क्रॉस हो जाए तो रुक जाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। अब जितने भी नंबर यहां लिखे होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये बन जाएगा, चौथा ये बन जाएगा। ठीक, अब यहां से देखते हैं
ये वैल्यू कितनी लिखी गई है, तो यहां से कौन सा प्रतिबिंब किसके साथ संपाती हो रहा है ये देखना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि यहां 4 बने वहां तो 3 ही दिख रहे हैं, तीसरे के ऊपर चौथा बन रहा है। तो इसमें यहां जब सर्कुलर मेथड ये लगाएंगे, हम ये विधि लगाएंगे जांचने के लिए कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जितने भी कोण बन रहे हो, जैसे मान लो यहां पर ये θ1 लेकर चल रहे हैं, θ2 लेकर चल रहे हैं, तो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू साथ में जितने पर दर्पण रखे गए हो वो वैल्यू अगर 360 डिग्री बन जाए तो ये मान लेना चाहिए कि वहां एक इमेज जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो ये 150 लिखा गया है, यहां पर 60 लिखा गया है, और यहां पर इनके दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। तो अगर इन दोनों को हम इन दोनों इमेज के बारे में अगर बात करें कि ये दोनों इमेज क्या कोइंसाइड कर रही हैं, तो यहां से देखेंगे ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 9 5 14, तो क्या बनेगा 240 बन जाएगा, और यहां पर 120 बनेगा, ऐड करेंगे देखो 6 3 360 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये वाला कोण प्लस जो दोनों दर्पणों के बीच का कोण होता है दूसरे से जो कोण बना, इनका योग अगर 360 पहुंच जाता है, इसका मतलब ये दोनों इमेज अलग नहीं एक ही इमेज है, और एक ही इमेज होने की वजह से सिर्फ एक इमेज काउंट की जाएगी, इसीलिए यहां 4 नहीं आंसर 3 रहता है। ठीक है, तो ये सर्कुलर मेथड होता है। इन सबको और डिटेल में जेईई में पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी के लिए इतना याद रख सकते हैं, दोनों दर्पणों के साथ जितना वस्तु कोण बना रहे हो लिखो, दर्पणों के बीच कोण को जोड़ते चले जाओ, और जितने नंबर में जोड़ते चले जाओगे जितनी बार लिखोगे वो सारे के सारे प्रतिबिंब होंगे। ध्यान ये रखना, बाद में चेक कर लेना कि कौन सा कोई इमेज कोइंसाइड तो नहीं कर रहा, कोई संपाती तो नहीं होगा। अगर संपाती नहीं होगा तो वहां पर जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी जितनी बार लिखा होगा कोण उतने बनेंगे नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या। लेकिन अगर कोई संपाती हो जाएगा तो उसको हटाना पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब यहां से गोलीय दर्पण के सवाल शुरू हो गए। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 दे रखी है, तो 80 दे रखी है, अवतल दर्पण है तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके -80 सेंटीमीटर लिखेंगे। फोकस दूरी क्या होती, तो यहां पर हम ये नहीं सोचेंगे कि मार्जिनल रेज है या पैराक्सियल रेज है, हम फार्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। कोई कहेगा फार्मूला लगाएंगे f माइनस ये देखो r डिवाइडेड बाई में यहां पर 2, यहां पर हम लगाएंगे cos i। तो ये फार्मूला हमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मार्जिनल रेज के लिए वैलिड है। हम यहां से f की वैल्यू डायरेक्ट r/2 लगाएंगे, और ये -80 डिवाइडेड बाई में 2 इज इक्वल टू क्या आएगा -40 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब मार्जिनल रेज का कॉन्सेप्ट होगा। वैसे बोर्ड में मार्जिनल रेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक और होमवर्क क्वेश्चन कि एक जलती हुई मोमबत्ती एक दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर रखी गई। तो 2.5 मीटर दूरी हो गई इस मोमबत्ती की। लौ की लंबाई दे रखी, मतलब वस्तु की लंबाई दे रखी है। ध्यान रखना, एक मोमबत्ती रखी गई है, अवतल दर्पण रखा गया है, लौ का प्रतिबिंब बन रहा 6। तो ये तो हो गया ओ की वैल्यू लिखी जाएगी 2 सेंटीमीटर प्लस में, यहां पर जो I लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो यहां से M की वैल्यू निकाल लेंगे, I/O होता है, तो I की वैल्यू -6 और ये बन जाएगा 2, तो ये -3 निकल के आएगा M, और -3M निकल के आएगा। इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और आगे इन्होंने कहा भी है दीवार पर इस लौ का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, और किसी दीवार या पर्दे पर जब प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए। तो वास्तविक के लिए प्रतिबिंब उल्टा होगा तो M माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रखा दीवार से दर्पण की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हिंट हो गया, खुद ही अपने मन से सॉल्व करना है इसे, और फिर इसके जो दोनों दर्पण से दीवार की दूरी आएगी, दर्पण की फोकस दूरी आएगी, वो जो क्वेश्चन में आंसर्स निकल के आएंगे उनको कमेंट सेक्शन में लिखना है। बाकी के जो सवाल होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया प्रैक्टिस करने के लिए। अब तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक उत्तल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो एक 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु रखी गई तो यहां पर ये U की वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर। एक समतल दर्पण दोनों के बीच में इस प्रकार रखा जाता है, समतल दर्पण भी यहां रखा गया है। तो ये ऐसा है, यहां उत्तल दर्पण रखा गया, ये उत्तल दर्पण रखा गया है। फिर आगे कह रहे हैं कि इनके बीच में समतल दर्पण रखा जाता है। इस अवस्था में दर्पण की वस्तु से दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की वस्तु से दूरी मतलब यहां कहीं पर अगर मान लेते हैं वस्तु रखी गई है, तो यहां कहीं पर एक समतल दर्पण इस तरह से रख दिया जाता है। इससे जो प्रतिबिंब बनता है और इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं। और इन्होंने कहा है एक उत्तल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, वो 25 सेंटीमीटर है। तो ये तो U का काम करेगी, इसे माइनस चिन्ह लगा करके हम लोग लिखा करेंगे। ठीक, आगे क्या कहा है, कह रहे हैं कि इससे जो प्रतिबिंब बनेगा, और इन्होंने कहा है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में लंबन नहीं रहता, मतलब एक के ऊपर एक बनता है, दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं।
और कहा है कि दर्पण की वस्तु से जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी दे रखी, 20 सेंटीमीटर। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 25 और 20 क्या 5 आएगा। तो अगर ये तो यहां से दूरी है 20 सेंटीमीटर, टोटल 25 था तो ये 5 निकल के आएगा, तो 5 और 20 25 हो गया। तो अब ये देखते हैं, यहां से दूरी देखेंगे, इस वस्तु की यहां से यहां तक की दूरी कितनी, तो ये इस वस्तु की यहां से यहां तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, तो 20 यहां होगा तो 20 पीछे प्रतिबिंब बनाएगा, तो 5 ये है, इसका मतलब ये यहां कितने पर बनेगा, 15 सेंटीमीटर पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां से बस तुरंत फार्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/v, v की वैल्यू कितनी है, तो प्रतिबिंब राइट साइड में बनेगा, तो यहां 15 सेंटीमीटर लिखेंगे, प्लस 1/u। वस्तु कहां रखी गई है, तो -25 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये बन जाएगी कि वैल्यू 25 माइनस 15/15 गुणे 25, ऐसा बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बन जाएगा -10, यहां पर बनेगा 15 गुणे 20, वो 15 गुणे 25 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/f। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1/f इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो ये हो गया -2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तियां 15 और ये बन जाएगा 25 तियां 75। तो f की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहां पर जो ये वैल्यू बन रही है वैल्यू प्लस की निकल के आएगी 25, तो ये प्लस का आएगा यहां पर, तो ये बन जाएगा 75 और बटा ये बनेगा 2, ऐसा बन जाएगा प्लस का। तो 75/2 प्लस का अगर बनेगा तो इसे हम काटेंगे तो लिख देते हैं प्लस 2 तियां 6 और 2 सती 14 और 2 पंचे 10, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 37.5 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी निकल के आएगी। पूछा क्या है, r इज इक्वल टू होता है 2f, तो 2f कितना निकल के आएगा, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। याद रखेंगे इन्होंने कहा था 25 पर रखा गया, 20 पर दर्पण, तो 20 पर इधर होगा, तो 20 पीछे प्रतिबिंब बनाएगा, 5 तो ये हो गया, 15 और पीछे कर देंगे, प्रतिबिंब बन जाएगा। फिर उन्होंने कहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या बताओ, तो वक्रता त्रिज्या निकालेंगे, पहले फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर फार्मूला लगा देंगे r बराबर 2f का और वहां से वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, 4 गुना बड़ा लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इन्होंने कहा है। तो m की वैल्यू अगर लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, m इज इक्वल टू लिखा जाएगा 4 गुना, मतलब 4 लिखेंगे, वास्तविक होगा उल्टा होगा तो -4 लिखा जाएगा। यहां पर ध्यान रखेंगे जो हम लोगों ने फार्मूला निकाला था m इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई में f माइनस u, तो अगर यहां से u की वैल्यू निकाली जाए तो ये हो जाएगी f m-1 डिवाइडेड बाई में यहां m लिखा जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा। अब केस दो अलग अलग हैं, केस नंबर पहला और केस नंबर दूसरा केस, दो अलग अलग केस हैं। पहले 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो यहां से u की वैल्यू लिखी जाएगी f, यहां -4 -1 डिवाइडेड बाई में -4, और यहां पर जब वैल्यू लिखी जाएगी, यहां सॉल्व भी करेंगे तो भी यह रिजल्ट निकल के आएगा। तो यहां पर u की वैल्यू हो गई है 3 सेंटीमीटर दूर बढ़ा दिया गया है, तो u प्लस 3 बराबर लिखा जाएगा f -3, 3 गुना बड़ा बन रहा तो -3 -1 डिवाइडेड बाई में -3। ये दूसरी केस की इक्वेशन है, ये पहले केस की इक्वेशन है। u और f दो समीकरण है, दो अज्ञात हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे और दर्पण की फोकस दूरी निकल आएगी। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो फोकस दूरी जो निकल के आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू वो 30 सेंटीमीटर निकल के आएगी। अवतल दर्पण होगा तो -30 से लिखा जाएगा। उम्मीद है इसे सॉल्व कर लेंगे, दो समीकरण है, दो अज्ञात है, हल कर लेंगे। आगे अगला क्वेश्चन, यहां पर वेग से संबंधित सवाल शुरू हो रहे हैं। कहें दिए गए चित्र में वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर है, यदि प्रतिबिंब का वेग हमें बताना है। तो हम लोगों को यह पता है कि जब भी कभी मुख्य अक्ष के अनुदिश गति होती है प्रतिबिंब की, तो फार्मूला काम करता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। उम्मीद है ये फार्मूला याद होगा, पिछली क्लास में पढ़ा भी था। तो हमें यह बताना है, तो प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब का वेग हम ज्ञात करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, पॉजिटिव साइड में जा रहा राइट साइड में, तो +1 i कैप मीटर पर सेकंड से लिखेंगे। m² आवर्धन तो पता है नहीं, तो आवर्धन निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं m इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई में f माइनस u। तो f का मान कितना है, तो f का मान हमारे पास दे रखा है
10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ -10 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 15, तो ये -10 बनेगा और यहां +5 बनेगा, -2 निकल के आएगा, 5 दूनी 10 और ये बनेगा 5, 5 दूनी 10, -2 निकल के आएगा। तो यहां पर -2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगा लेते हैं और यहां -2 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर लिखा जाए तो लिख सकते हैं -10 i कैप, बाई तरफ जा रहा है, और माइनस लगा के लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो माइनस लगा के लिखेंगे 1 और ये लिखा जाएगा j कैप, ये ऐसा वो j कैप कह रहे हैं, i कैप, पॉजिटिव में जा रहा है ना मिरर, तो पॉजिटिव में i कैप ऐसा लिखा जाएगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, हमें इससे वैल्यू कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज की, तो ये बन जाएगा 1। पहले देखते हैं इधर क्या बनेगा, तो ये तो हो गया 4, -4 बनेगा, तो -4 तो इसे कर देगा, ये वैल्यू बन जाएगी i कैप, 1 i कैप इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे -4, यहां पर लिखा जाएगा -11 i कैप, कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर 11 चौक 44, -44 बन जाएगा, और ये वैल्यू इधर से उधर जाएगी तो प्लस बनेगी 45, तो वी आई जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 45 i कैप मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। तो इस तरह से हम इमेज की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जब भी हम मुख्य अक्ष के अनुदिश गतिमान होते हैं तो m² गुना लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का दिया गया है, दिए गए चित्र में यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर है तो कह रहे हैं प्रतिबिंब का वेग बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आवर्धन निकाल लेंगे, और इसमें आवर्धन निकालना क्यों पड़ेगा, क्योंकि अभी भी तो ये लंबवत जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो m की वैल्यू लिखेंगे f डिवाइडेड बाई में f माइनस u, अवतल दर्पण है तो -20 लिखेंगे, यहां पर -20 माइनस, और यहां पर u का मान कितना आएगा, तो u है 30 मीटर नहीं है, 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर लिखा जाएगा माइनस चिन्ह लगा के। तो वो जब माइनस चिन्ह लगाएंगे तो अपने आप इसे प्लस कर लेगा, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -20 और -20 प्लस 30, तो ये बन जाएगा -20/10 बराबर -2। यहां भी वही आया। तो अगर हम लोग यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर होता है। अब मिरर तो चल नहीं रहा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज -0, क्योंकि मिरर की 0 है, m का मान कितना -2 है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो 5 j कैप है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर तो 0 है ही। यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर कितना निकल के आएगा, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, ये 2 है ही, और यहां पर ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी -10 j कैप मीटर पर सेकेंड। इमेज ऊपर बढ़ेगा तो वस्तु कहां जा रही होगी, नीचे की तरफ जा रही होगी, माइनस चिन्ह ये डिनोट करता है। तो ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए चित्र में वस्तु, ये सब कुछ दिया गया, फिर से वही प्रतिबिंब का वेग पूछ रखा है। तो यहां पर हम लोग हिंट ले लेते हैं कि हिंट क्या है, क्वेश्चन ट्राई भी कर सकते हैं खुद से। तो 37 डिग्री जब बनता है तो यहां पर इस कोण को याद रखना पड़ता है, तो यहां याद रखेंगे 37 जब बनता है तो 3, ये 4 और ये 5 होता है। ठीक, अब यहां पर अगर इसके 2 कंपोनेंट किए जाए तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये कंपोनेंट जो इधर आएगा वो कितना होगा, 5, और cos 37 बनेगा, तो cos 37 देखो 4/5 आएगा, तो ये 4/5 होगा, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4 मीटर पर सेकंड। और इसका कंपोनेंट लिया जाएगा तो ये 5 बनेगा, और ये 3/5 बनेगा, क्योंकि साइन 3/5 होगा, तो ये 3 मीटर पर सेकंड निकल के आ रहा होगा ऊपर की तरफ। अब हमें क्या करना होगा, आवर्धन निकालना पड़ेगा। तो अगर आवर्धन का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, m इज इक्वल टू f, और दर्पण कैसा, तो अवतल दर्पण है तो -20, और यहाँ -20 यहाँ पर माइनस रहता ही है, और हमें दूरी लिखनी है तो 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर 30 सेंटीमीटर है तो यहां पर हम -30 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो m की वैल्यू फिर से वही आ गई, -2, क्योंकि ऊपर 20 बनेगा, नीचे 10 बनेगा, 10 दूना 20 होगा, -2 निकल के आएगा। अब करना क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट। तो अगर x कंपोनेंट निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, वो यहां से लिखेंगे, दर्पण रुका हुआ है तो दर्पण वाला केस लिख ही नहीं रहे हैं, -m² गुना लिखते हैं। तो -m² गुना मतलब माइनस लगाएंगे, -2 का स्क्वायर लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखेंगे, तो x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, तो ये लिखी गई है 4
और किस दिशा में जा रहा है, पॉजिटिव आई कैप, तो आई कैप बन जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू बन जाएगी -16 आई कैप मीटर पर सेकेंड। y का निकालें तो v ms y डायरेक्शन का, तो हम लोगों को पता है m से सिर्फ मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, तो -2 हो जाएगा। और ये किस दिशा कितना है, तो ये 3 दिया गया है, तो ये निकल के कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी +6, और इसे हम क्या लिखेंगे, +6 आएगा, जा रहा है अपवर्ड साइड में, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ये हो गया माइनस, यहां पर ये माइनस नहीं रहता क्योंकि इस केस में सिर्फ m रहता है, तो -2, ये तो निकल के आ जाएगा -6। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, -6, और ये किधर की तरफ आएगा, तो ये -6 आएगा, तो ये जे कैप में होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से ओवरऑल वेलोसिटी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, तो वो कितनी लिखी जाएगी, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी दैट इज -16 आई कैप और -6 जे कैप लिखा जाएगा, और ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो किस पर आधारित थे, वस्तु के वेग और प्रतिबिंब के वेग में संबंध कैसे निकाला जा सकता है, उससे जुड़े कुछ सवाल थे। दर्पण पर जो आधारित सवाल होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि वो रिलेटिवली आसान होते हैं। ये नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उनकी प्रैक्टिस हम लोगों ने की। और अगर हम दर्पण के फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चन की बात करें या आवर्धन पर आधारित क्वेश्चन की बात करें, तो जो होमवर्क दिया गया वो तो करेंगे ही, साथ ही जो अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होंगे उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो परावर्तन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको होमवर्क तो मिल ही जाएगा, तो इन क्लास को रिवाइज कर लेंगे। तो यहां पर परावर्तन कंप्लीट हो जाता है। ये न्यूमेरिकल हो गए, इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए उन पर आधारित सवालों पर ज्यादा जोर दी हम लोगों ने। रीजन ये था कि वो नए क्वेश्चन थे, नए बार हमारे सामने आ रहे थे, तो उनको करना जरूरी था। लेकिन दर्पण पर आधारित जो सूत्र पर आधारित जो सवाल होते हैं वो क्लास 10 से हम करते आ रहे हैं। वस्तु कहां रखी, प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कितना गुना बड़ा बनेगा, ये सब बातें हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं, तो उन पर हम लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं किया है। वो आपको होमवर्क में मिल जाएंगे, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो यहां पर परावर्तन कंप्लीट होता है। उम्मीद है परावर्तन समझ में आया होगा। अगली क्लासें जो स्टार्ट होंगी उसमें हम लोग अपवर्तन के बारे में बात कर रहे होंगे, साथ ही हम लोग अपवर्तन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फेनोमेनन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखेंगे, साथ ही प्रिज्म देखेंगे, वहां वर्ण विक्षेपण देखेंगे। तो ये किरण प्रकाशिकी आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। परावर्तन की क्लास को, जितनी भी क्लासेस हुई इन सबको रिवाइज करें, जो मेन पॉइंट्स हैं उनके नोट्स जरूर बनाएं। बाकी इन सबके नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं। तो यहां जो परावर्तन हम लोगों ने कंप्लीट किया है इसके शॉर्ट नोट्स अपने आप खुद बनाएंगे। बाकी जो लेक्चर नोट्स होते हैं वो तो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं आप लोगों को, वहां से जाकर के उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें से जो मेन रहे चीजें उनको नोट कर सकते हैं। तो ये सारी कंप्लीट क्लास थी जो परावर्तन पर आधारित थी। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इन क्लास को रिवाइज करें। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।